हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और साथ में स्टैटिक जीके का भी कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, सामान्य ज्ञान का भी। ये क्वेश्चन जो भी हैं वो पिछले किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और नेक्स्ट किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है, तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन नेशनल जीके से है, भारतीय संविधान से रिलेटेड है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत कौन सी रेल सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत कौन सी रेल सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। भारत गौरव रेल, वंदे भारत एक्सप्रेस, भारत जोड़ो या फिर रेलवे ही जीवन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक योजना शुरू किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा, एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो किसके अंतर्गत किया गया है। भारत गौरव रेल, वंदे भारत एक्सप्रेस, भारत जोड़ो या फिर रेलवे जीवन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, भारत गौरव रेल। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन हैं। मीन्स कि 3 बार वो ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं, अमित सिंह, बजरंग पूनिया, विकी कौशल या फिर रिकी केज। तो 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, रिकी केज। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीएम योगी यूपी के सीएम हैं, आदित्यनाथ योगी। तो वही पूछ रहा है कि सीएम योगी द्वारा पहले VFS ग्लोबल ज्वाइंट वीज़ा एप्लीकेशन जिसे JVAC सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो यूपी के ही कोई ज़िला में किया गया होगा, तो कौन सा ज़िला था, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी या फिर प्रयागराज। तो जो ग्लोबल ज्वाइंट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है वो यूपी की राजधानी लखनऊ में किया गया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं। एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में पूछ रहा है कि एजुकेशन मिनिस्टर भारत के कौन हैं। नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह या फिर धर्मेंद्र प्रधान। तो भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं वो कौन हैं, धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नरेंद्र मोदी हमारे देश के क्या है, प्रधानमंत्री। पीयूष गोयल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा कि भारत के पूर्व रेल मंत्री कौन हैं। भारत के पूर्व रेल मंत्री कौन हैं, तो पीयूष गोयल थे। फिलहाल अभी कौन है, अश्विनी वैष्णव। और राजनाथ सिंह क्या हैं, रक्षा मंत्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के रेल मिनिस्टर या फिर भारत के रेल मंत्री कौन हैं। वर्तमान में पूछ रहा है कि भारत के रेल मंत्री कौन हैं, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, तेज प्रताप यादव या फिर अश्विनी वैष्णव। तो भारत के जो रेल मिनिस्टर हैं अभी जस्ट एक मिनट पहले ही बताया कौन है, अश्विनी वैष्णव। ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त करने की समझौता प्राप्त किया गया है। भारत और किस देश के साथ 100 से भी अधिक चीते प्राप्त करने की समझौता प्राप्त किया गया है। अभी हाल ही में 8 चीतों को लाया गया था नामीबिया देश से, आप लोग को पता होगा, नरेंद्र मोदी जी ने मंगाया था। लेकिन अब फिर से 100 से अधिक चीते प्राप्त करने के लिए समझौता किस देश के साथ प्राप्त हुआ है, ब्राज़ील, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो जो दक्षिण अफ्रीका है वहीं से क्या किया गया है, समझौता किया गया है 100 से अधिक चीते लाने के लिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है, लखनऊ, तमिलनाडु,
चंडीगढ़ या फिर जम्मू कश्मीर। तो तमिलनाडु तो ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि इसमें पूछा है उत्तर भारत का, तो उत्तर भारत में कौन सा आएगा जिला? केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहीं पे क्या किया गया है? सबसे बड़े तैरता सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? राइट टू इक्वालिटी के बारे में पूछ रहा है कि समानता का अधिकार भारत के, या फिर समता का अधिकार भी बोला जाता है, तो वो अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 10 से 12, अनुच्छेद 14 से 18 या फिर अनुच्छेद 340। तो भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्वालिटी का अधिकार दिया गया है, जो समानता का अधिकार दिया गया है, वो 14 से 18 के बीच दिया गया है। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो 12 से 35 के बीच में हैं, उन्हीं के बीच में आता है इक्वालिटी, समानता का अधिकार। क्लियर है? तो अनुच्छेद 14 से 18, इसी के बीच में आता है अनुच्छेद 17। 17 में क्या आता है कि छुआछूत का भेद का अंत, मीन्स कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, उसके कलर को लेकर के, उसके धर्म को लेकर के, उसकी जाति को लेकर के। तो इसमें क्या दिया गया है? एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में, या फिर 5 से 10 के बीच में, या फिर 2 से 8, या फिर 11 से 17 के बीच में। तो जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसमें 23 और 24 में कहा गया है कि हम किसी के साथ शोषण नहीं कर सकते हैं। इसका अधिकार हमें मिला है 23 और 24 में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद आता है जो हमारे सभी मौलिक अधिकारों को बचा के रखता है, वरना कोई भी कुछ भी कर सकता है भाई। तो सबसे बचा के रखता है वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32, कि आपके अधिकारों को कोई भी हनन करता है, आपके अधिकार को कोई भी छीनने की कोशिश करता है, तो आप डायरेक्ट अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और प्रॉब्लम ये आती थी कि मान लीजिए कि कोई इधर सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश का व्यक्ति है, या फिर कोई तमिलनाडु का व्यक्ति है, या फिर कोई गुजरात का है, तो सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली आने में तो बहुत समय लग जाएगा, पैसे भी बहुत लगेंगे 2-3 हज़ार। तो कोई इसमें आवाज़ इस कारण से भी नहीं उठाता था। तो संविधान इतना प्यारा बनाया गया कि उसमें ये भी कह दिया गया कि अनुच्छेद जो 226 है, या फिर अनुच्छेद जो 32 है, अनुच्छेद 32 लागू होता है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि हाँ, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आपके मौलिक अधिकार के विरुद्ध, या फिर आप अपने ही राज्य के हाई कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे कोई यूपी का व्यक्ति है, उसके मौलिक अधिकार, या फिर किसी ने कहा कि तुम इस जाति के हो, तुम क्या बेड पे नहीं बैठो मेरे सामने, तो उसने क्या किया? अनुच्छेद 226 के तहत प्रयागराज इलाहाबाद में हाई कोर्ट आकर के अपना कंप्लेन किया, FIR किया। तो वहाँ से क्या होगा? बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाती है। तो इस सारे जो मौलिक अधिकार है 12 से 35 के बीच में, इसको कौन बचाता है? अनुच्छेद 32। क्लियर है? या फिर अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट एंड अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? नहीं, दिया गया था, क्योंकि इसको क्या दिया गया है? रद्द कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। तो अनुच्छेद 10 में दिया गया था, या फिर 20 में दिया गया था, या फिर 30 में, या फिर 31 में। तो संपत्ति का अधिकार का मतलब ये था कि हम कितना भी अपनी संपत्ति रख सकते हैं, हमारे पास जो ज़मीन जायदाद हैं उसको रख सकते हैं। लेकिन होता क्या था कि इससे सरकार को बहुत दिक्कतें आने लगी थी। जैसे मेरा ही खेत है, सरकार 2 किलोमीटर दूरी से ही क्या करते आ रही है? हाईवे बनाते हुए आ रही है। बीच में मेरा खेत पड़ गया तो उस पर तो मेरा अधिकार है, क्योंकि इसमें संविधान में लिखा है। तो मैं क्या करूँगा? किसी को दूंगा नहीं। लेकिन इससे क्या होगा कि
रास्ता नहीं बनेगा, आप तो रास्ता ऐसे घुमा कर ले जाना पड़ेगा। फिर मान लीजिए रास्ता तो घूम जाएगा, लेकिन रेलवे लाइन कोई रेलवे ट्रैक बिछा रहा है तो रेलगाड़ी के लिए तो जलेबी की तरह कुछ भी नहीं बना लेंगे ऐसे, उसके लिए तो सीधी रास्ते चाहिए। तो होता क्या था कि इसमें सरकार को बहुत दिक्कत आने लगी थी, तो अमेंडमेंट किया गया, इसमें बदलाव किया गया और अनुच्छेद लाया गया 300 का ए, या फिर हिंदी में 300 का क। इसमें ये क्या, इसके थ्रू क्या किया दिया गया, अनुच्छेद 31 को जिसमें संपत्ति का अधिकार था उसको ख़त्म कर दिया गया था, और इस अनुच्छेद के अंतर्गत इसको जोड़ करके कानूनी अधिकार कर दिया गया था। इसमें ये कहा गया कि आप अपने संपत्ति पे अधिकार रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपकी संपत्ति की सरकार को ज़रूरत होगी, जब आपकी ज़मीन को सरकार की ज़रूरत होगी तो सरकार को देना पड़ेगा, बशर्ते फ्री में नहीं, आपको उसका अच्छे से पैसा मिलेगा। ये नहीं कि मतलब कुछ भी वो लोग ज़बरदस्ती ले रहे हैं, बशर्ते वो ज़मीन लेंगे लेकिन आपको उसका बहुत ही अच्छा पैसा देंगे। 2 लाख की ज़मीन है तो उसकी जगह पे आपको 12 लाख भी दे सकते हैं। तो यही इसमें बताया गया था, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। फिर नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कितने रीट जारी करता है। मैं बताया कि जो आर्टिकल 32 है या फिर अनुच्छेद 32 है उसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, क्लियर है। तो इसके थ्रू क्या करता है सुप्रीम कोर्ट, 5 प्रकार की रीट जारी करता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। डिटेल में हम लोग जब इंडियन पॉलिटी का क्लास लेंगे, भारतीय संविधान का जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना शुरू करूँगा उस टाइम डिटेल में ये सारी चीज़ की जानकारी दूंगा, अभी बस मोटा मोटी समझ लीजिए ऐसे ही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया था। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। अनुच्छेद 29 मीन्स कि अनुच्छेद 29 से 30, अनुच्छेद 8 से 10, अनुच्छेद 5 से 8 या फिर अनुच्छेद 5 से 15। तो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार जो दिया गया है वो अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। आप जात के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, किसी जन्म स्थान के हिसाब से किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, सबको शिक्षा का अधिकार है, सर्व शिक्षा अभियान। लेकिन मान लीजिए कि मुझे कोई एक पर्सनल लैंग्वेज सीखना है जो कि स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा है, क्लियर है, संस्कृत जैसे मुझे सीखना है, स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो हम अपनी खुद की संस्था भी खोल सकते हैं। अनुच्छेद में 29 में ये बताता है कि सबको शिक्षा का अधिकार है, सबको समानता अधिकार है, मीन्स कि समान रूप से सबको शिक्षा मिलेगी। और 31 में ये कह रहा है कि यदि अगर आपको खुद की संस्था खोलना है, सब खुद का इंस्टीट्यूट खोलना है तो आप खोल सकते हैं। तो अनुच्छेद 29 और 30 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जम्मू कश्मीर के लिए अनुच्छेद किससे संबंधित है। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, या फिर जम्मू कश्मीर के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 368 या फिर अनुच्छेद 100। तो आप लोग को पता होगा कि 370 से रिलेटेड ही था, न्यूज़ वाले ही बता दिए होंगे, याद करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो अनुच्छेद 370, इसमें जो कुछ प्रावधान थे उसको हटाया गया है, ना कि 370 को हटाया गया है, और इसके थ्रू क्या किया गया है, जम्मू कश्मीर को भारत में जोड़ा गया है। फिर 368 अनुच्छेद में ये कहा गया है कि हम अपने भारतीय संविधान में कुछ बदलाव करना चाहें तो कर सकते हैं, क्लियर है। 368 के थ्रू प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति है, कुछ बदलाव करना चाहें तो वो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से किस ग्रह के उपग्रह नहीं होते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह के उपग्रह नहीं होते हैं। पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति एंड शुक्र। पृथ्वी के उपग्रह होते हैं, जैसे पृथ्वी के एक उपग्रह की बात करें तो चंद्रमा ही क्या है, एक पृथ्वी का उपग्रह है। मंगल के भी उपग्रह होते हैं, बृहस्पति के भी उपग्रह होते हैं, लेकिन शुक्र ग्रह के उपग्रह कोई नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, सांझ का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह क्या होता है, वेनस बोलते हैं इंग्लिश में इसको, आप लोग समझ सकते हैं वेनस। माना जाता है ऐसा कि जो शुक्र का शेप है, जो शुक्र का आकार है वो कैसा है, पृथ्वी जैसा ही है।
लेकिन जो लाइफ सर्वाइवल की तुलना की जाती है कि हम कहाँ पे लाइफ व्यतीत कर सकते हैं, तो वो है मंगल। मंगल पे हम अपना लाइफ को ऐसे सोचा जा रहा है कि हाँ वहाँ पे इंसान रह सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है? कौन से ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? बुध, शुक्र, अरुण, मंगल। लास्ट वाले क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन थी, अगर आप लोग ध्यान से सुने होंगे तो मैंने यही कहा कि जो पृथ्वी है यहाँ भी लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं, और शुक्र जो है वहाँ भी लाइफ सर्वाइव कर वहाँ लाइफ नहीं सर्वाइव कर सकते हैं, बशर्ते वहाँ की जो शेप है, वहाँ उसकी जो आकार है वो कैसा है, पृथ्वी जैसा ही है। इस वजह से उसको क्या कहा जाता है, जुड़वा बहन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। कोई पूछ दे कि हाँ मंगल का कलर कैसा होता है, तो लाल तो नहीं लेकिन रेडिश कलर का होता है, लाल बोल सकते हैं। तो मंगल ग्रह। हमारे सौर मंडल की जो सबसे छोटा ग्रह है वो कौन सा होता है, बुध होता है। जो सबसे बड़ा ग्रह होता है वो कौन सा होता है, बृहस्पति होता है। जो सबसे जल्दी सूर्य की परिक्रमा कर लेता है वही बुध ग्रह है। जो सूर्य के बहुत ही नज़दीक है वो बुध ग्रह है। क्लियर है। जो सबसे हल्का ग्रह है, अब उसका शेप छोटा होगा तो कौन सा होगा, बुध। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? इनमें से किस साइंटिस्ट ने ये कहा था कि पृथ्वी क्या है, सर्कुलर है, गोलाकार है? न्यूटन ने, अरस्तु ने, कॉपरनिकस ने या फिर केपलर ने? तो सौर मंडल पृथ्वी के बारे में कौन बताए थे, अरस्तु बताए थे कि क्या है वो एक गोलाकार है। कॉपरनिकस क्या किए थे, सौर मंडल की खोज किए थे कि सौर मंडल में इतने ग्रह होते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ना कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ये सब कौन बताए थे, कॉपरनिकस। और केपलर क्या दिए थे, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। ग्रहों की गति के बारे में किसने बताया था, केपलर्स ने बताया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौसम बदलने का क्या कारण होता है? जो मौसम बदलता है, कभी बरसात आ जाता है, कभी गर्मी, कभी बसंत, कभी ठंडी, तो यही पूछ रहा है कि ये मौसम बदलने का क्या कारण होता है? तो पृथ्वी के तापमान के कारण, या फिर चंद्रमा के कारण, या फिर पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर लगाना, मीन्स की चक्कर लगाना, वह अपने अक्ष पर झुकाव का होना, या फिर सूर्य का पृथ्वी का चक्कर लगाना। तो देखिए जो बेस्ट सुइटेबल ऑप्शन लग रहा है वो ऑप्शन सी लग रहा है कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, वह अपने अक्ष जो उसका एक्सिस है उस पर थोड़ा सा झुकाव होना। तो इस वजह से क्या होता है, मौसम बदलता है। जैसे ये सूर्य है, ये क्या है, इस तरह से पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा कर रही है, तो ये जो इसका एंगल है थोड़ा सा ऐसा क्या है, झुकाव है इस तरह से। क्लियर है। फिर ये क्या करता है, इस तरह से घूमता है, तो कभी गर्मी, कभी ठंडा, कभी बरसात, इस तरह से हमको मौसम के देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अर्थ डे कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 20 अप्रैल, 22 अप्रैल या फिर 22 मार्च? तो जो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। क्लियर है। अभी हाल ही में आज तो 26 तारीख है, पृथ्वी दिवस मनाया गया था, जल दिवस मनाया गया था, और उसका थीम क्या था, एक्सेलरेटिंग चेंज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? 1 नवंबर, 26 नवंबर, 10 दिसंबर या फिर 4 दिसंबर? तो जो नौसेना दिवस है वो कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। बात करें 10 दिसंबर की, तो 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे, मानवाधिकार दिवस। बात करें 26 नवंबर की, तो 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? संविधान दिवस, क्योंकि 26 नवंबर को ही हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था।
और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 को बन गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इस उपलक्ष्य में क्या बनाते हैं हम लोग? रिपब्लिक डे या फिर गणतंत्र दिवस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 9 जनवरी, 15 अगस्त या फिर 25 दिसंबर। तो भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस, उस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947। 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सुशासन दिवस या फिर गुड गवर्नेंस डे। 25 दिसंबर को ही हमारे देश के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। क्लियर है? दिसंबर से रिलेटेड एक और कभी कभी पूछ लेता है, 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का फुल नेम होता है, या फिर उसका वायरस कौन सा होता है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। फिर 21 नंबर क्वेश्चन है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 23 जनवरी, 2 अक्टूबर या फिर 5 दिसंबर। तो जो पराक्रम दिवस है वो कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन के दिन। क्लियर है? 23 जनवरी के दिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसान दिवस कब मनाया जाता है? फार्मर्स डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 1 दिसंबर, 23 दिसंबर या फिर 7 अगस्त। तो जो किसान दिवस मनाया जाता है वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह जी की जन्मदिन में मनाया जाता है। 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? अभी हमारे देश के जो एथलीट हैं नीरज चोपड़ा, वो क्या किए थे पिछले साल? 7 अगस्त को ही भाला फेंक में क्या जीते थे? गोल्ड जीते थे। तो उस दिन को क्या घोषित कर दिया गया था? जेवलिन थ्रो डे, भाला फेंक दिवस। फिर 23 नंबर क्वेश्चन आता है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर, 9 अगस्त, 5 जनवरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 9 अगस्त को एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है जो कि एग्ज़ाम में पूछ सकता है, आप लोग को याद आ रहा होगा, सोच के बताइए। 9 अगस्त को एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है, वो कौन सा डे है? चलिए मैं बता देता हूँ। 9 अगस्त को मेरा जन्मदिन मनाया जाता है। ठीक है? ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा, 9 अगस्त को मेरा जन्मदिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? जेवलिन थ्रो कब मनाया जाता है? मैं पहले ही बताया कि नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंक में क्या जीते थे? गोल्ड जीते थे 7 अगस्त को। तो उसी दिन को क्या घोषित कर दिया गया था? जेवलिन थ्रो डे, भाला फेंक दिवस। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बात करें 5 जून, ये दोनों तो आप लोग को आ रहा होगा, 15 अगस्त एंड 26 जनवरी। 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। क्लियर है? ओजोन दिवस से कभी कभी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। तो 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ओजोन दिवस। ओजोन लेयर को बचाने के लिए एक प्रोटोकॉल चलाया गया था, उस प्रोटोकॉल को क्या कहते हैं? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सभी देशों के समूह उसमें शामिल हुए थे और ओजोन लेयर की संरक्षण के लिए, ओजोन लेयर के बचाव के लिए क्या हमको नियम फॉलो करने हैं, किस तरह से हम उसको बचा सकते हैं, ये सारी चीज़ें किसमें बात हुई थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर को हुई थी। क्लियर है?
सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बुध, मंगल, बृहस्पति या फिर अरुण? तो जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? बृहस्पति। सबसे भारी ग्रह भी कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बृहस्पति एक सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? बृहस्पति जो ग्रह है वह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो कितना समय लेता है? 12 साल। क्लियर है? 12 साल। और 12 साल बाद क्या आता है? महाकुंभ का मेला। क्लियर है? आप लोग देखते होंगे 12 साल बाद मनाया जाता है महाकुंभ का मेला। तो आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ ये ऐसा क्यों होता है, और हजारों सालों से ऐसा मनाते आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे भारी ग्रह कौन सा होता है? सबसे भारी ग्रह कौन सा होता है? बुध, पृथ्वी, बृहस्पति या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो सबसे भारी ग्रह में पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि बड़ा ग्रह भी बृहस्पति होता है और भारी ग्रह भी बृहस्पति होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कभी कभी पूछ लेता है कि पृथ्वी के बीच में कौन से ग्रह आते हैं, मीन्स कि पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में आता है? तो शुक्र एवं मंगल के बीच में आता है, वेनस एंड मार्स के बीच में आता है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शनि सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? जिस तरह से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन लेती है, जिस तरह से बृहस्पति सूर्य का चक्कर लगाने में 12 वर्ष लेते हैं, ठीक उसी प्रकार शनि सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 29 वर्ष। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब सूर्य से जो भी तारा ग्रह दूर रहेगा वो उतना ज़्यादा समय लेगा। सबसे ज़्यादा समय प्लूटो लेता था। खैर अभी तो हमारे सौरमंडल में प्लूटो नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा समय लगभग 167 की 64 वर्ष लेता था। आप सोच सकते हैं एक चक्कर लगाने में 164 वर्ष, इतना तो इंसान की वायु भी नहीं है। 80 साल 90 साल के बाद वैसे इंसान वो हो जाता है, तो आप सोच सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की परिक्रमा करने में कौन सा ग्रह ज़्यादा समय लेता है? तो मैं पहले ही बताया कौन सा लेता था, यम, प्लूटो। लेकिन अगर अभी का पूछते, यम तो अभी नहीं है, प्लूटो तो अभी नहीं है, तो नेपच्यून लगा सकते हैं। ठीक है, नेपच्यून। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून, पृथ्वी, मंगल या फिर बृहस्पति? तो जो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। सबसे लास्ट में कौन सा आता है? नेपच्यून। नेपच्यून के बाद प्लूटो आता था, लेकिन प्लूटो तो अभी नहीं है। और सूर्य के प्रकाश से आप खुद सोचिए, ये सन है, सूर्य, कोई एक यहाँ ग्रह है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है। तो सूर्य के करीब जो भी ग्रह रहेगा वो उतना ही ज़्यादा गर्म रहेगा, जो जितना दूर रहेगा वो उससे क्या होगा, उतना ठंडा रहेगा। तो इस तरह से आपको अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो घर में जो बल्ब होगा, एक वो ये एलईडी वाला नहीं, जो सूर्य एक बल्ब आता था 100 वाट का, तो उसको टच नहीं करना है, उसके करीब ऐसे हाथ ले जाइएगा, तो क्या होगा, थोड़ा सा गर्म महसूस होगा, फिर हटा लीजिएगा तो कुछ नहीं, कोई अंतर नहीं है, तो उतना गर्म नहीं लगेगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जो जितना दूर रहेगा उतना ही ठंडा रहेगा। तो नेपच्यून सबसे दूर है, तो क्या होगा, ठंडा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा की पृथ्वी से कितनी दूरी है? मीन्स कि चंद्रमा और पृथ्वी के दोनों के बीच में कितनी दूरी है? अगर आपको चंद्रमा पे जाना हो तो कितनी दूरियाँ तय करनी पड़ेगी? 384 हज़ार किलोमीटर, 100,000 किलोमीटर, 500,000 किलोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 384,000 किलोमीटर। 384,000 किलोमीटर। आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा दूरी है।
फिर क्वेश्चन आता है कि मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था। दूर है तो क्या हुआ, देखिए पहला कदम मीन्स कि चंद्रमा पर भी मानव पहुंच चुका है। तो मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था, 1910 में, 1922 में, 1969 में या फिर 1950 में। तो मानव ने जो पहला कदम रखा था वो 1969 में रखा था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 1969 से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो इसरो है, भारत के जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1969 में ही हुई थी। DRDO का कब हुआ था, 1950 में। तो आप लोग इसको भी याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एक ग्रह नहीं है, मीन्स कि एक सौर मंडल का ग्रह नहीं है। तो पृथ्वी तो ग्रह है ही, बुध भी ग्रह है और मंगल भी ग्रह है, लेकिन चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। किसका उपग्रह है, पृथ्वी का। यह एक ग्रह नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भाषा जो भारत की अनुसूचित भाषा नहीं है। वह भाषा जो भारत की अनुसूचित भाषा नहीं है, गुजराती, मलयालम, राजस्थानी या फिर कोंकणी। तो कौन सी भाषा है जो कि भारत की अनुसूचित भाषा नहीं है, राजस्थानी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। भोजपुरी भाषा भी हमारे भारतीय संविधान की भाषा में 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। क्लियर है। संविधान जब बना था उस टाइम पे कितने भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, लेकिन अब कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। जब संविधान बना था उस टाइम पे स्टार्टिंग में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अब बढ़ के कितनी हो गई हैं, 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। क्लियर है। संविधान जब बना था तो टोटल राज्यों की संख्या कितनी थी, 14 थी, अब कितनी है, 28 है, मीन्स की डबल हुई हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, 6 थे, अब कितने हैं, 8। तो ये सारी चीज़ें कभी कभी पूछ लेता है, तो आप लोग को याद होना चाहिए। फिर क्वेश्चन आता है कि भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे। भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, ब्रिजेश मिश्रा या फिर सरदार पटेल। तो भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे, ब्रिजेश मिश्रा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमारे संविधान के जो जनक हैं किनको माना जाता है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष किनको कहा जाता है, सरदार पटेल जी को। दुनिया की सबसे लंबी मूर्ति कहाँ पे बनाया गया है, केवड़िया गुजरात। किनकी बनाई गई है, सरदार पटेल, जिसको किस नाम से प्रदर्शित किया गया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता का प्रतीक। क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम पे 552, लगभग 552 या फिर 522 राज्यों की संख्या थी। अभी कितनी है, 28 है। तो उन राज्यों को मिलाना बहुत ही मुश्किल था। क्लियर है। उन सभी राज्यों को मिलाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन ये सब में सबसे ज़्यादा हेल्प किसने किया था, सरदार पटेल ने। उन सभी समूहों को, उन सभी राज्यों को मिला करके एक करना फिर बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। तो कौन जोड़े थे, सरदार पटेल जी। उस टाइम 2-3 दिक्कतें भी आ रही थी। हैदराबाद कहता था कि मैं अपना अलग बनाऊंगा, जम्मू कश्मीर कहता था कि मैं भी अलग बनाऊंगा, जूनागढ़ कहता था कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा। लेकिन सभी राज्यों को एक मिलाप किए, सभी को जोड़े, तो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। और इन्हीं के उपलक्ष्य में क्या बनाया गया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं। स्थायी सदस्य नहीं, अस्थायी सदस्य पूछ रहा है। 7, 8, 9 या फिर 10। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है, 10, जिसमें से कि भारत भी क्या है, इसका एक अस्थायी सदस्य है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? पिछले क्वेश्चन में क्या था? अस्थायी सदस्य, जो कि 10 थे, लेकिन अस्थायी सदस्य कितने हैं? 5 हैं। अस्थायी सदस्य क्या हो सकते हैं? कुछ टाइम बाद इसमें से निकल सकते हैं, लेकिन जो स्थायी सदस्य हैं वो नहीं निकल सकते हैं। तो भारत कुछ टाइम के लिए उसमें शामिल हैं। क्लियर है? 1 साल हो चाहे 2 साल हो, शायद 2 साल के लिए है, तो आप लोग देखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जिसने सबसे पहले महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया था, उस देश का नाम बताना है जिन्होंने महिलाओं को, वोमेन को वोट देने का अधिकार दिया था। ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान या फिर चीन। तो कौन से देश? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑस्ट्रेलिया ने ही सबसे पहले महिलाओं को मतदान करने का या फिर वोट देने का अधिकार दिया था। सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? भारत का है। सबसे छोटा संविधान कहाँ का है? अमेरिका का है, यूएसए का है। तो ये सारी चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो हमारे भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। मैं बताया ना कि 12 से 35 के बीच हमारे मौलिक अधिकार आते हैं, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया था। और जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये तो फंडामेंटल राइट्स हो गए, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे वो कहाँ से लिया गया था? रूस के संविधान से लिया गया था। मौलिक कर्तव्य हिंदी में बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, वो रूस के संविधान से लिया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में सीएम आदित्यनाथ योगी जी हैं, तो इनकी नियुक्ति कौन किया था? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति। तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे कि सीएम जो हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका नियुक्ति कौन करता है। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या फिर उपराष्ट्रपति। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उनका कार्यकाल कौन देख सकता है? मान लीजिए कि राष्ट्रपति किसी विदेश दौरे पे गए हैं या फिर उनकी हेल्थ सही नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनकी अनुपस्थिति में उनका कार्यकाल कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री या फिर मुख्यमंत्री। तो राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उनका कार्यभार कौन संभाल सकता है? उपराष्ट्रपति। लेकिन उनकी सिग्नेचर की जब ज़रूरत हो तो सिग्नेचर राष्ट्रपति ही करेंगे, सिग्नेचर उपराष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ है जिस पे सिग्नेचर मीन्स कि कुछ ऐसे पास करना हो तो वो राष्ट्रपति ही करेंगे, बाकी कार्यभार उपराष्ट्रपति कार्यभार संभाल सकते हैं। हमारे देश के जो भारत के हैं, भारत के रक्षा मंत्री अभी फ़िलहाल कौन हैं? राजनाथ सिंह। क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीश धनखड़, अश्वनी वैष्णव, एस सोमनाथ या फिर नरेंद्र मोदी। तो कौन है? जगदीश धनखड़। ऑप्शन ए इज करेक्ट। रेल मिनिस्टर बताया ही कि अश्वनी वैष्णव। एस सोमनाथ क्या हैं कि इसरो के चेयरमैन हैं। क्लियर है? इसरो के चेयरमैन कौन है? सोमनाथ हैं। इससे पहले कौन थे? एस सोमनाथ थे। नरेंद्र मोदी हमारे देश के पीएम है, ये तो सबको याद होगा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आई हुई है, विश्व खुशहाली सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत कितने स्थान पे है? मीन्स कि भारत की कितनी रैंक है? 110, 111, 126 या फिर 100 मीन्स केवल 50। तो विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का कौन सा रैंक है? 126। ऑप्शन सी इज करेक्ट। टॉप पे कौन सा देश है? फिनलैंड।
फिनलैंड की रैंक कितनी है 1। आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता था? लास्ट ईयर जो आईपीएल हुआ था इंडियन प्रीमियर लीग, इस बार से तो WPL भी आ गया है वोमेन के लिए जो आईपीएल है। तो आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता था? अभी तो पुरुष का भी जो आईपीएल है वो स्टार्ट होने वाला है 1 वीक में। तो कभी कभी आईपीएल क्रिकेट से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। तो पिछले साल आईपीएल कौन सी टीम जीती थी? गुजरात टाइटन, जिसके कैप्टन हार्दिक पांड्या थे। उस टाइम पर्पल कैप जो मिला था वो किसको मिला था? युजवेंद्र चहल को मिला था। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। किसके किसके बीच में फाइनल हुआ था? गुजरात और राजस्थान के बीच में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूमा इंडिया का न्यू ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आप लोग पूमा ब्रांड का नाम सुने होंगे, शूज जो जाता है बहुत अच्छा पूमा कंपनी का। पूमा इंडिया का न्यू ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? स्मृति मंदाना, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर या फिर झूलन गोस्वामी। तो पूमा इंडिया के जो न्यू ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। ये क्या है फ़िलहाल अभी हमारे देश के जो वोमेन क्रिकेट टीम है उसके कैप्टन हैं, कप्तान हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय महिला टीम के कप्तान कौन हैं? अभी जस्ट बताया हूँ कि झूलन गोस्वामी, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर या फिर स्मृति मंदाना। तो हरमनप्रीत कौर क्या है? भारतीय क्रिकेट टीम के महिला क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? कोलंबो, रोम, कीव या फिर काबुल। तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ पे है? कोलंबो। ऑप्शन ए इज करेक्ट। रोम किस देश की राजधानी है? इटली की। कीव किस देश की राजधानी है? यूक्रेन की। काबुल किस देश की राजधानी है? अफगानिस्तान की। तो ये सभी याद रखिएगा। बात आता है जीएसटी कि जीएसटी का पूरा नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सैलरी टैक्स, ग्रामीण एंड स्टेट टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टूरिज्म। तो जीएसटी का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का पूरा नाम क्या है? इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑब्जर्वेशन या फिर इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो का जो पूरा नाम है वो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में है, बेंगलुरु कर्नाटका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसरो की स्थापना कब हुआ था? तो अभी जस्ट बताया हूँ कि 1969 में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है? डीआरडीओ का कब हुआ था? 1950 में। संविधान कब बन के तैयार हुआ था? 1949 में। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डीआरडीओ। डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डाटा रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डेली रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉन ऑफ दी अबव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डीआरडीओ का जो पूरा नाम है वो क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डी फॉर डिफेंस, आर फॉर रिसर्च, डी फॉर डेवलपमेंट एंड ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी पूछ लेता है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था? डीआरडीओ जो संस्था है उसकी स्थापना कब हुआ था? 1970 1970 में या फिर 1950 में या फिर 1969 में या फिर 1955 में। तो इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। आज का सेशन कैसा था ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।
ये क्वेश्चन में से जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें से जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे होंगे, जो आ रहे होंगे वो तो अच्छी बात है, जो नहीं आ रहे होंगे उसको एक कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, ताकि आसानी से किसी एग्ज़ाम में पूछ दे तो आप उसको टिक कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।